वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के 5 नंबर पाठ तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के व्याख्या को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? आखिर क्यों तत्वों को अलग अलग आवर्त में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया? तो प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तब उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। प्रारंभ में शुरू में बहुत कम तत्व ज्ञात थे तब उसके अलग अलग गुणों का अध्ययन करना कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी, किंतु जब एक एक करके बहुत से तत्वों का आविष्कार हो चुका तो उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी, जिसके कारण तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण किया गया, यानी तत्वों को अलग अलग आवर्त में अलग अलग क्लास में रखा गया। अब तक कुल 111 तत्व आविष्कार हो चुका है, जिसमें 92 तत्व जो है वह प्रकृति में पाए जाते हैं तथा शेष तत्व उसे संश्लेषित किए जाते हैं, यानी उसे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के क्या लाभ हैं? तो तत्वों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तत्वों को जब हम वर्गीकरण करते हैं, जब उसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, अलग अलग उसे टेबल में रखते हैं, तो इससे क्या लाभ होते हैं? तो इसके निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ है, इसमें तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है, यानी नियमित तरीके से इसमें तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा इसका प्रॉफिट यह है कि सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी ग्रुप के किसी एक तत्व का अध्ययन एक बार कर लिया जाता है तो बाकी ग्रुप के तत्वों के बाकी जो तत्व होते हैं उसका भी गुण एक तत्व के समान ही होता है। तीसरा इसका लाभ यह है कि किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व के गुणों की जानकारी होने पर उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यह कोई ग्रुप है और इसमें 7 गो एलिमेंट है, 7 गो तत्व है, तो ऊपर वाले एक तत्व का गुण अगर पढ़ लिया गया तो बाकी 7 गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि एक वर्ग में जितने तत्व होते हैं सभी के गुण लगभग समान होते हैं। इसका चौथा लाभ यह हुआ कि किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। इसका पांचवा यह लाभ है कि इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये है तत्व के वर्गीकरण का लाभ। नेक्स्ट है डोबरेनर के तिर्यक नियम। डोबरेनर ने एक नियम दिया था जिसे डोबरेनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन रसायनक जॉन डोबरेनर ने ये रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया। ये समूह तिर्यक कहलाते हैं। इन्होंने तिर्यक के नियम की घोषणा की, जिसके अनुसार डोबरेनर ने एक नियम दिया जिसे तिर्यक का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार तिर्यक के तत्वों को उनके गुणों के द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। इसे ही डोबरेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। यानी डोबरेनर ने 3 जो है परमाणु को, यानी 3 किसी तत्व को सजाया और जो फर्स्ट और लास्ट का परमाणु द्रव्यमान होता है वह मध्यम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यह डोबरेनर ने बताया। 3 गो तत्वों को लाइन से सजाया और उसमें जो फर्स्ट और लास्ट का परमाणु द्रव्यमान का औसत आया वह मध्य का औसत होता है। इसी को डोबरेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। उसके बाद न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया। यदि तत्व को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। जैसा कि संगीत का 8वां स्वर होता है सा रे गा मा प ध नि सा, फिर उसके बाद सा आ जाता है सा रे गा मा प ध नि सा,
तो इस तरह से जैसे संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के बराबर होता है, पहले स्वर के समान होता है, उसी तरह न्यूलैंड्स ने बताया कि अगर उसको परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तत्व को, तो 8वां तत्व पहले तत्व के समान आएगा, जो गलत साबित हुआ। अष्टक के क्या दोष थे? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्व जैसे कैल्शियम तक ही लागू होते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, यहीं तक लागू होता है। भारी तत्वों के लिए इनका अष्टक नियम फेल कर गया, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस तरह से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी फेल हो गया। न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही हैं और आगे चलकर अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, किंतु यह अनुमान गलत निकला और आगे चलकर अन्य बहुत नए तत्वों का आविष्कार हुआ जिनके आचरण अष्टक नियम के प्रतिकूल थे। अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने पर 9वां तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि 8वां। जब अक्रिय तत्व का आविष्कार हो गया तो 9वां तत्व जो था वह पहले तत्व के समान होने लगा, 8वें तत्व के समान नहीं हुआ। तो इस तरह से न्यूलैंड के दोष हैं, जिसके कारण न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। फिर मेंडलीव महोदय आए। मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम दिया। मेंडलीव का आवर्त नियम न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से प्रेरित होकर 1869 में रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का गहन अध्ययन करके तत्वों के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाकर उन्होंने देखा कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। दूसरा, उसने देखा कि तत्वों के एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इस तरह से मेंडलीव ने देखा कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है जब उसको परमाणु द्रव्यमान में सजाया तो। और दूसरा, उसने देखा कि तत्वों के एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। अपने निष्कर्षों के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस तरह से मेंडलीव ने जब उसे यानी तत्व को परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार सजाया तो उसने दो परिवर्तन देखे, जिसके कारण उसने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं थी। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ थे, जो खड़े स्तंभ थे, उसे वर्ग कहा गया। इन्हें रोमन अंकों द्वारा निरूपित किया गया। प्रत्येक वर्ग को एक और दो प्रत्येक वर्ग को ए और बी दो उप वर्गों में बांटा गया। प्रत्येक जो वर्ग थे उसे दो उप वर्गों में ए और बी उप वर्गों में बांटा गया। यह दोनों नहीं होगा। दूसरा, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। सारणी में 1 से लेकर 7 तक कुल 7 आवर्त है और जो क्षैतिज कतारें होती है इस तरह की, उसे आवर्त कहा गया। उसके बाद आए मोस्ले का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। मोस्ले ने एक नियम बताया जिसे मोस्ले का नियम कहते हैं, या फिर इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण परमाणु द्रव्यमान पर नहीं किया बल्कि परमाणु संख्याओं के आधार पर किया। मोस्ले ने जो आवर्त सारणी का निर्माण किया वह परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या पर किया। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या बृहत रूप कहते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या क्रम में सजाया गया है। इसमें भी कुल 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स को छोड़कर 18 उदग्र स्तंभ है। एक क्रमशः उदग्र स्तंभ यानी खड़ा स्तंभ है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप कुल 18 है, 1 से लेकर 18 तक है। इस आवर्त सारणी के नीचे 2 कतारों में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। ए वर्ग 3 के सदस्य हैं। लैंथेनाइड्स L से लेकर Lu तक और एक्टिनाइड्स परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। ए ब्लॉक है SPDF। जो टोटल आवर्त सारणी है उसे 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें कुल वर्गों की संख्या 18 है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ पे 18 वर्ग की संख्या, और यह जो है आवर्त की संख्या जो 7 है, और नीचे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है। और इसमें जो है यहाँ पे कुल टोटल जो है इस तत्व को जो सजाया गया है वह परमाणु संख्या के आधार पे सजाया गया है। लेकिन जो मेंडलीव ने सजाया था वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। लेकिन जो मोस्ले थे जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए, यही है आधुनिक आवर्त सारणी जिसको उसने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। यानी कोई एक वर्ग हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे वर्ग 1 ले लेते हैं, यहाँ से वर्ग 1 हो गया। इसके तत्व का जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 1 होगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम कोई भी एक तत्व ले लीजिए, इसके बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। प्रत्येक तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगी। तो इस तरह से किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। या फिर ग्रुप 2 ले लीजिए, 2 नंबर ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसमें भी बाहरी तत्वों की संख्या 2 होगी, यानी बाहरी इस तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होगी, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी संयोजकता, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। जैसे वर्ग 1 हो गया या 2 हो गया, 3 हो गया, उसके तत्वों की जो संयोजकता होगी वह समान होगी। तीसरा इसका यह विशेषता है, आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आया जाता है तो परमाणु का आकार बढ़ता है। चौथा धातुई गुण, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ने लगता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आया जाएगा, यानी ऊपर से जब नीचे आया जाएगा ऐसे, तो धातुई गुण बढ़ने लगता है। पांचवा इसका भौतिक गुण है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई तत्वों के भौतिक गुण जैसे द्रव्यनांक और क्वथनांक क्रमशः घटते जाते हैं। ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यनांक क्वथनांक घटते जाते हैं, किंतु घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं के भौतिक गुण क्रमशः बढ़ते जाते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण बढ़ते हैं, लेकिन धातुओं के भौतिक गुण जो होते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक यह घटने लगते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के भी दोष हैं। इसके क्या क्या दोष है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष दूर कर दिए गए हैं, फिर भी इनमें निम्नलिखित दोष रह गए। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाया था, जिसमें बहुत सारे दोष थे। जिस दोष को आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले ने दूर किया है, फिर भी इसमें कुछ दोष रह गए हैं। पहला दोष है हाइड्रोजन का स्थान। इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखा जाए यह निर्णय नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन को प्रथम ग्रुप में रख दिया गया, फर्स्ट ग्रुप में यानी प्रथम वर्ग में रख दिया गया। दूसरा हीलियम का स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए, किंतु इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में रखा गया है, जिसके कारण यह दोष है।
आवर्त सारणी के वर्ग 0 या वर्ग 18 वाले तत्व गैस हैं जिन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। ये सभी तत्व रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं। अक्रिय का मतलब जो किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, जो किसी धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसे अक्रिय कहते हैं। और वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्व अक्रिय होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है किस वर्ग के तत्व अक्रिय होते हैं, तो वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्व अक्रिय होते हैं। एक ही वर्ग का नाम है, जिसे वर्ग 0 कहिए तो, वर्ग 0 कहिए तो, या वर्ग 18 कहिए तो इसे वर्ग O कहा जाता है और इसी को वर्ग 18 कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं। और वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन्स कहलाते हैं। तो ये था तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिकों का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।